ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो साफ स्पष्ट हो गई थी कि ये युद्ध सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था, ये युद्ध चीन से था, ये युद्ध अजरबैजान से था, ये युद्ध तुर्की से था, ये युद्ध ऐसे सारे देशों से था जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान तो महज एक सहायक देश था। एक बात तो स्पष्ट है कि युद्ध का विरोध तभी तक शोभा देता है जब शांति को खतरा ना हो, और अगर एक बार युद्ध प्रारंभ हो गया तो युद्ध ही करना सबसे बड़ा धर्म होता है। और पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को पोषित करता है और उसके बाद भारत में बेगुनाह लोगों की हत्या करवाता है, उसके साथ तो बिना युद्ध के कोई निर्णय ही नहीं हो सकता। अगर हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाएं, यानी कि 1945 के टाइम पर जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उस वक्त अचानक से अमेरिका की सड़कों पर पीस मार्च निकलने लगा, और ये पीस मार्च द्वितीय विश्व युद्ध के खिलाफ निकला हुआ था। पीस मार्च निकालने वाले लोग कह रहे थे कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता है, इस युद्ध में सिर्फ बेगुनाह बूढ़े बच्चे महिलाओं की जान जाएगी और इस युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अमेरिकी सैनिकों को युद्ध का बहिष्कार करना चाहिए और युद्ध से दूर हो जाना चाहिए। और ये जो सब कुछ अमेरिका में हो रहा था वो कम्युनिस्टों के द्वारा हो रहा था। ये पीस मार्च कम्युनिस्ट निकाल रहे थे और इन कम्युनिस्टों का पालन पोषण कर रहा था जर्मनी। हिटलर ने अपने द्वारा पोषित कम्युनिस्टों को अमेरिका में एक स्पाई एजेंट की तरह, एक सैनिक की तरह इस्तेमाल किया कि वो अमेरिकी लोगों के बीच में जाएं, उनको युद्ध के खिलाफ भड़काएं, उनको उनके देश के सैनिकों के खिलाफ, उनकी देश की सरकार के खिलाफ खड़ा करें, जिससे हिटलर की स्थिति मजबूत हो सके और द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी जीत हो सके। और इस अभियान में उस समय बड़े बड़े रेडियो स्टेशन थे जिसको लाखों लोग सुना करते थे। उन रेडियो स्टेशन का यूज किया गया था लोगों को भड़काने में। प्रेजेंट टाइम में भारत में बहुत सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो एक स्पाई एजेंट की तरह भारत की जानकारी को पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहे हैं। जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पहलगांव में आतंकी हमला करवाता है, उसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करता है, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब तक भारत ने इस हमले को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया था, तब तक बहुत सारे लोग सरकार से, आर्मी से क्वेश्चन कर रहे थे कि हम इस आतंकी हमले का बदला कब लेंगे। लेकिन जैसे ही भारत एक्शन लेता है, भारत की एयरफोर्स अटैक करती है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के ट्वीट आने लगते हैं, पोस्ट आने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं कि इस तरह के युद्ध से किसी का लाभ नहीं होता है, बच्चे मारे जाते हैं, बूढ़े मारे जाते हैं, महिलाएं मारी जाती हैं जिनका कोई दोष नहीं है। इस तरह का युद्ध बंद हो जाना चाहिए, पाकिस्तान से टेबल पे बैठ के वार्ता हो जानी चाहिए। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से बातें करने लगते हैं मानो भारत ही आक्रमणकारी है, पाकिस्तान ने तो कुछ किया नहीं है। एक बात समझने वाली है कि जो लोग शांति की मांग करते हैं, युद्ध विराम की मांग करते हैं, वो सारे लोग देशद्रोही नहीं होते हैं। लेकिन याद रखना होगा, उनमें से कई देशद्रोही भी होते हैं। अक्सर ऐसे लोगों का एजेंडा दुश्मन देश को लाभ पहुंचाना होता है, अपने देश के लोगों का मनोबल गिराना होता है, अपने देश की सरकार का, सेना का मनोबल गिराना होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश की जानकारी किसी शत्रु देश को लग जाए तो उस जानकारी के आधार पर उस देश को अनस्टेबल कर सकता है, उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सारे देश करते हैं अपने स्पाई एजेंट के द्वारा, एक दूसरे की जानकारियों को हासिल करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग करते हैं। ऐसा ही सेम मामला जुड़ा हुआ है यूट्यूब ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से। कोरोना के वक्त जब नौकरी गई तो ज्योति ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगी। कैरियर बनाने वाली ज्योति व्यूज, लाइक और शेयर के चक्कर में साजिश का हिस्सा बन गई। वो भारत के खिलाफ आईएसआई की गहरी साजिश का शिकार हो गई। हरियाणा के रहने वाले 33 वर्षीय यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लोग एक आम यूट्यूबर की तरह जानते थे, जो अलग अलग जगहों पर जाती है, उसको एक्सप्लोर करती है, उसके बारे में बताती है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी की नजर ज्योति मल्होत्रा के ऊपर थी। हरियाणा के रहने वाली 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा का अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रेवल विद जियो, जिस पर ये ट्रेवल ब्लॉग की वीडियो डाला करती थी, अलग अलग जगह जाती थी, उस जगह को एक्सप्लोर करती थी। लेकिन हरियाणा पुलिस ने 16 मई को इनको उस वक्त कस्टडी में ले लिया जब इनके ऊपर शंका हुआ कि भारत की बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान के साथ ये शेयर कर रही हैं। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कितने ऐसे यूट्यूबर हैं, कितने ऐसे इंस्टाग्राम ब्लॉगर हैं, कितने ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी बातें, जिनकी पोस्ट, जिनके ट्वीट, जिनके वीडियो ऐसे देख के लगते हैं वो पाकिस्तान को फेवर करते हैं। और पाकिस्तान उन वीडियो, उन पोस्ट, उन ट्वीट्स को एक एविडेंस की तरह यूज करता है
और वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करता है कि देखिए भाई, आपके यहाँ के लोग खुद ही कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, इसलिए भारत जो भी कुछ कर रहा है उसमें प्रोपेगेंडा है, सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ इसी तरीके का काम करती पाई गई ज्योति मल्होत्रा। अगर आप ज्योति मल्होत्रा के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे और उस पर पड़ी हुई वीडियो को चेक करेंगे तो आप कहीं से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये कोई स्पाई एजेंट है, क्योंकि एक आम व्यक्ति के लिए उस पर जो भी वीडियो पड़ी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल ब्लॉग से संबंधित है। किसी जगह को दिखाया गया है, उसको एक्सप्लोर किया गया है, यानी कि एक आम आदमी उसको पकड़ ही नहीं सकता है कि इसमें आखिर ऐसी क्या जानकारी है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर उनके ब्लॉग को आप चेक करेंगे तो मोस्टली ब्लॉग ऐसी जगह के होते हैं जो सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कई प्लेस ऐसे देखे गए हैं जहां आर्मी ट्रूप्स हैं, कई ऐसी छावनियों की वीडियो हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी वीडियो को उसी जगह के लोकेशन के साथ शेयर करते हैं तो जो दुश्मन देश है उसको एग्जैक्ट उस जगह की लोकेशन तक पता चल जाती है। अभी ज्योति मल्होत्रा को लेकर जो रिपोर्ट आई है वो अपनी जानकारियों को किस तरीके से शेयर करती थी, उसमें टेलीग्राम का इस्तेमाल होता था, व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता था, VPN का इस्तेमाल होता था, स्नैपचैट का इस्तेमाल होता था। अब ये ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पता लगाया जा सकता है कि मैसेज किसको ट्रांसफर किया गया है। और इसी के आधार पर ज्योति मल्होत्रा के ऊपर शक गहराता है, क्योंकि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया गया था पाकिस्तान के कई ISI अधिकारियों को मैसेज भेजने में। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सबसे पहला सबूत है पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्प्लॉय दानिश के साथ इनका कनेक्शन, और दूसरा सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान में बैठे ISI अधिकारी अली हसन से व्हाट्सएप चैट, और तीसरा सबसे बड़ा सबूत है कि ज्योति मल्होत्रा ने खुद कबूल किया कि उनके मोबाइल फोन में अलग अलग नाम से, यानी कि फेक नाम से पाकिस्तान के ISI अधिकारियों के नंबर सेव थे जिनके साथ वो बातें किया करती थी। पाकिस्तानी एम्बेसी के एम्प्लॉय दानिश ने ज्योति मल्होत्रा को अपने ट्रैप में फंसाया और उसने ज्योति का इस्तेमाल करके और लोगों को जासूसी के लिए रिक्रूट किया, क्योंकि ज्योति के साथ साथ 12 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दानिश के कहने पर सब कुछ ज्योति ने किया था, या उन्हें स्वेच्छा से किया था, या पैसों के लिए किया था? दरअसल दानिश के ऊपर शक है कि वो कहने भर का एम्बेसी का कर्मचारी है, वो एक ISI एजेंट है। वो लगातार ISI की साजिशों को आगे बढ़ा रहा था। वो सबसे पहले मदद के नाम पे दोस्ती करता है और दोस्ती हो जाने के बाद ISI अधिकारियों से उनका संपर्क करवाता है और फिर उन लोगों को भारत विरोधी साजिशों का हिस्सा बना लेता है। पूछताछ में ज्योति ने कबूल किया कि दानिश के कहने पर ही पाकिस्तान में जाके ISI अधिकारी अली हसन से मिली थी, जहां पर अली हसन ने ही पाकिस्तान में ज्योति के रुकने की, वहां पे घूमने की सारी व्यवस्थाओं का बंदोबस्त किया था। 2023 में ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दानिश के ही बदौलत मिला था, जिसके बाद दानिश लगातार ज्योति का इस्तेमाल कर रहा था भारत से जानकारियां निकलवाने के लिए, यहाँ पर नए नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए जो भारत में बैठकर भारत की जानकारी पाकिस्तान को पोस्ट कर सकें और उन जानकारियों का भारत के खिलाफ पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके। ज्योति मल्होत्रा के साथ 12 लोग गिरफ्तार हुए और ये सारे लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। भारत की संवेदनशील जानकारियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या फिर अन्य तरीके से पाकिस्तान को पोस्ट करते थे, जिसका पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा जैसी एक सामान्य ट्रैवल ब्लॉगर कैसे एक ISI अधिकारी के संपर्क में आती है और पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में ISI के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती है, वहां के CM से मिलती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक बात समझने वाली है कि हम भारत के दुश्मन से आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है और हमारे ही बीच में है तो उसको खोजना ही सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो हो सकता है ज्योति मल्होत्रा जैसे ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हों जो पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारियां प्रोवाइड करवाते हों, जो अभी भी भारत के इंटेलिजेंस की गिरफ्त से दूर हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।